अमेरिका अमेरिका के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भले ही दुनिया के किसी कोने में दो मुल्कों के बीच कोई विवाद हो या दो मुल्कों के बीच कोई समझौता हो, हमेशा अमेरिका अमेरिका हमेशा पीसमेकर बनकर दोनों देशों के बीच में कूदने को तैयार रहता है। लेकिन जानने वाला बात यह है कि आखिरकार अमेरिका को इतनी पावर मिली कहाँ से, कि वो चाहे तेल की लड़ाई हो या ट्रेड वॉर हो, सरहदों की जंग हो या हथियारों की लड़ाई हो या फिर दो देशों के बीच का विवाद, अमेरिका हर जगह आपको दखल देता दिख जाएगा। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की और जानने वाले हैं कि आखिरकार अमेरिका कैसे सुपर पावर बना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। साल 1492 जहां से अमेरिका के उदय की शुरुआत होती है। तारीख 3 अगस्त 1492। इटली का एक 41 साल का इंसान जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, 3 जहाजों के बेड़े के साथ सफर पर निकला। मकसद था भारत की खोज, लेकिन ढूंढ निकाला अमेरिका। वो अमेरिका के एक द्वीप में जा पहुंचा जिसका अभी नाम बहामासा है। हालांकि कोलंबस से पहले अमेरिका में 500 साल पहले यूरोपियन पहुंच चुके थे, लेकिन जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो इस बात से बेखबर कि वो भारत की बजाय अमेरिका को ढूंढ निकाला है। कोलंबस यूरोप लौट गया और यूरोप में भारत की खोज की खबर आग की तरह फैल गया। क्रिस्टोफर कोलंबस मरते दम तक नहीं जान पाया कि उसने जिस देश को खोजा है वो भविष्य में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है। बेसिकली उस समय भारत को खोजने का पीछे का कारण यह था कि कोलंबस के वक्त यूरोप के व्यापारी भारत समेत पूरे एशिया में व्यापार करते थे। जमीन के रास्ते आकर और यहाँ अपना माल बेचते और बदले में यहाँ से मसाले और अदर प्रोडक्ट यहाँ से ले जाता था। और ये जो व्यापार होता था ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते से होकर निकलता था। लेकिन 1453 आते आते इस इलाके पे मुस्लिम तुर्किस्तान साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसने यूरोपीय व्यापार के लिए ये रास्ता बंद कर दिया और ऐसे में एशियाई देशों के साथ यूरोप का व्यापार बंद हो गया। इससे यूरोप के व्यापारी परेशान हो गए और उसी वक्त कोलंबस के मन में समुद्र के रास्ते भारत जाने का विचार आया। लेकिन उस समय ये किसी को नहीं पता था कि समुद्र के रास्ते भारत कितनी दूर है और किस दिशा में जाने से भारत हम पहुंचेंगे। लेकिन कोलंबस को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उसे यकीन था कि समुद्र के पश्चिम रास्ते से अगर जाया जाए तो भारत तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन उस वक्त कोलंबस की बात पर किसी को यकीन नहीं था और इस रास्ते से जाने के लिए कोलंबस को पैसे चाहिए थे और नाविक भी। और अपने इस आइडिया को लेकर कोलंबस पुर्तगाल के राजा के पास पहुंचा, लेकिन पुर्तगाल के राजा ने कोलंबस से इस खर्चे को उठाने के लिए मना कर दिया। और फिर कोलंबस स्पेन के राजा के पास गया और अपना आइडिया स्पेन के राजा के साथ शेयर किया और स्पेन के राजा फाइनली इस खर्च को उठाने के लिए मान गए। और उसके बाद कोलंबस 3 जहाजों के बेड़े और 90 नाविकों के साथ 3 अगस्त 1492 को समुद्र के रास्ते भारत की खोज में निकला। और ठीक कोलंबस के 2 महीने के सफर के बाद फाइनली 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका के बहामासा द्वीप में कोलंबस पहुंच गया। कोलंबस 5 महीने तक वहां रुका और उसके बाद 40 साथियों को वहीं छोड़कर कोलंबस फिर स्पेन लौट आया। और स्पेन लौटने के बाद कोलंबस को स्पेन के राजा ने वहां का गवर्नर बना दिया। लेकिन जब कोलंबस द्वारा खोजे गए क्षेत्र की बात यूरोप में फैला तो धीरे धीरे यूरोपियन अमेरिका पहुंचने लगे। ये वो वक्त था जब दुनिया में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था और दूसरे कंट्री को हथियाने का और वहां पे व्यापार करने का होड़ चल रहा था। और ऐसे में स्पेन अमेरिका पहुंच गया और अपनी कॉलोनी बसाना स्टार्ट कर दिया, वहां व्यापार करना शुरू कर दिया। 16वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन भी अमेरिका पहुंच गया। उसने भी अमेरिका के हिस्सों में अपनी 13 कॉलोनी बसा ली। अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों में ब्रिटेन ने भी कब्जा कर लिया और अमेरिका को हथियाने की होड़ में फ्रांस भी शामिल हो गया। और साल 1700 आते आते स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस ने अमेरिका के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया, वहां से व्यापार करना शुरू कर दिया। और लगभग सभी देशों ने मिलकर उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में अपना कब्जा जमा लिया। वहां पे बस्ती बसाना शुरू कर दिया, वहां पे व्यापार करने लगे। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन के बीच अमेरिका के कई क्षेत्रों को लेकर विवाद शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को दबाने में लग गए। फ्रांस चाहता था उत्तरी अमेरिका में उसके हिसाब से व्यापार हो, लेकिन ब्रिटेन ये बिल्कुल नहीं चाहता था। फ्रांस चाहता था मैं जो टैक्स लगाऊं व्यापार के लिए उस पर ब्रिटेन का हस्तक्षेप ना हो, लेकिन ब्रिटेन मानने वाला था नहीं। ब्रिटेन अपने हिसाब से अमेरिका में व्यापार करना चाहता था। और ऐसे में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1756 से 7 ईयर वॉर शुरू हो गया और इस लड़ाई में फ्रांस हार गया। और ऐसे में अमेरिका के क्षेत्र को फ्रांस को छोड़ देना पड़ा व्यापार के लिए और पूरा कंट्रोल ब्रिटेन के हाथ में आ गया।
और ऐसे में ब्रिटिश गवर्नर ने कॉलोनी पर और भी टैक्स बढ़ा दिए। इनमें सबसे ताकतवर था ब्रिटेन, जो लगातार अमेरिका पर अपने दमनकारी कानून थोपे जा रहा था। ब्रिटेन चाहता था अमेरिकी कारोबार उसके हिसाब से हो, लेकिन ब्रिटेन का एक दमनकारी रूप अमेरिका में क्रांति लेकर आया, जिसके बाद सभी कॉलोनी साथ आ गए और 1765 में अमेरिका में क्रांति की शुरुआत हुई। और इस लड़ाई को लीड करने वाला था जॉर्ज वॉशिंगटन। और अमेरिका में आज़ादी के लिए जंग शुरू हुआ और कई दशकों की जंग के बाद अमेरिका फाइनली 1783 में आज़ाद हो गया। और ठीक आज़ादी के 4 साल बाद 1787 में अमेरिका का संविधान बना और 1789 में लागू हुआ। और उसी साल अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने। आज़ादी के बाद अमेरिका ने ठीक वही किया जो उसने अपने साथ हुए अत्याचार को झेला था। अमेरिका ने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया। 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से लुइसियाना शहर को 1.5 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। और लुइसियाना खरीदने से अमेरिका का क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ गया। फ्रांस से लुइसियाना अमेरिका ने कैसे खरीदा, आप ये जान लीजिए। फ्रांस के पास ब्रिटिश गवर्नर से लड़ने के लिए धन कम पड़ रहा था, इसलिए फ्रांस ने उस वक्त लुइसियाना क्षेत्र को अमेरिका को देने का फैसला किया। और फ्रांस को उस वक्त ये भी पता था कि अगर वो ब्रिटेन से लड़ाई में हार जाता है तो ब्रिटेन लुइसियाना पर कब्जा कर लेगा। इसलिए फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट ने ये निर्णय लिया कि लुइसियाना जैसे विशाल संसाधनों वाले क्षेत्र को ब्रिटेन के हाथों खोने के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका को बेच दिया जाए। और फाइनली अमेरिका ने 1803 में 1.5 करोड़ डॉलर में फ्रांस से लुइसियाना को खरीद लिया। और ठीक 1819 में अमेरिका ने स्पेन से फ्लोरिडा को 50 लाख डॉलर में खरीद लिया। 1819 में स्पेन से फ्लोरिडा को कैसे खरीदा अमेरिका ने, आप ये जान लीजिए। 1819 में यूरोप में सारे देश आपस में ही लड़ रहे थे और ऐसे में यूरोप की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। स्पेन आर्थिक रूप से कमजोर पड़ गया था। उसके पास स्पेन संभालने के लिए सोना कम पड़ रहा था। लड़ाई के लिए प्रॉपर सैनिक नहीं था उसके पास। वैसे में फ्लोरिडा स्पेन से 7071 किलोमीटर दूर उत्तरी अमेरिका में स्थित था और उस समय स्पेन से खुद का घर नहीं संभाल पा रहा था। तो ऐसे में 7071 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा को कहां से संभालेगा। और ऐसे में स्पेन ने फ्लोरिडा का क्षेत्र अमेरिका को बेचना ही बेहतर समझा और 50 लाख डॉलर में बेच दिया। 1845 में अमेरिका ने टेक्सास को अपने साथ मिला लिया। अमेरिका ने टेक्सास और कैलिफोर्निया को मेक्सिको से कैसे छीना, आप ये भी जान लीजिए। 1821 से पहले मेक्सिको पर स्पेन का शासन था और जब 1821 के बाद स्पेन से मेक्सिको आजाद हुआ तो उस समय टेक्सास मेक्सिको का एक राज्य हुआ करता था। लेकिन टेक्सास मेक्सिको की सरकार से असहमत था, वो अलग गणराज्य बनना चाहता था। और 1836 में टेक्सास ने मेक्सिको से अलग होने की घोषणा कर दी। वो संतर्क होने के लिए लड़ाई लड़ने लगा और छोटे मोटे लड़ाई के बाद फाइनली टेक्सास मेक्सिको से आजाद हो गया और सैम हेस्टन टेक्सास के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन टेक्सास मेक्सिको से आजाद तो हो गया था, वह अलग तो हो गया था, लेकिन अभी भी टेक्सास और मेक्सिको के बीच सीमा विवाद चल रहा था। मेक्सिको का कहना था कि टेक्सास की सीमा नूवर्ड नदी पर थी, जबकि टेक्सास ने दावा किया कि सीमा रियो ग्रैंड नदी पर दक्षिण में थी। और इससे परेशान होकर टेक्सास अमेरिका का राज्य बनने के लिए तैयार हो गया और 1845 में टेक्सास अमेरिका का 20वां राज्य बन गया। और ऐसे में मेक्सिको को रास नहीं आया। टेक्सास को हाथ से निकलने से मेक्सिको तो परेशान था ही, साथ में सीमा को लेकर भी विवाद था। और उसी सीमा को लेकर अमेरिका और मेक्सिको के बीच 1846 से युद्ध शुरू हो गया। और इस युद्ध में मेक्सिको से टेक्सास तो हाथ से निकला ही, साथ में अमेरिका ने कैलिफोर्निया भी मेक्सिको से छीन लिया। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था और इसी कारण कई प्रांतों ने अमेरिका से जुड़ना बेहतर समझा। इनमें इलिनॉइस, ओहावा और फ्लोरिडा जैसे नाम शामिल हैं। और जो प्रांत अमेरिका के साथ उस समय जुड़ना नहीं चाहता था, वहां पे भी अमेरिकी सेना भेजकर उस क्षेत्र पर कब्जा अपना जमा लिया। और इसका एग्जाम्पल है कैलिफोर्निया नरसंहार, जहां पर अमेरिकी सरकार के इशारों पर हजारों लोगों को मार दिया गया। वजह सिर्फ इतना था कि वो अमेरिकी सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। अमेरिका ने 1867 में रूस से अलास्का को भी 72 लाख डॉलर में खरीद लिया। अमेरिका ने रूस से अलास्का को कैसे खरीदा, आप ये जान लीजिए। रूस को अलास्का इसलिए बेचना पड़ा क्योंकि रूस को ये डर था कि अगर आगे चल के कोई युद्ध होता है तो अमेरिका ब्रिटेन की मदद से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। और उस समय रूस की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण था उसका बॉर्डर। उस समय अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखना चाहता था और अलास्का का क्षेत्रफल इतना बड़ा था
कि रूस के लिए ये पॉसिबल भी नहीं था उस समय कि वो अलास्का जैसे क्षेत्र में भारी मात्रा में अपनी सेना को तैनात कर सके। और इसका फायदा मिला अमेरिका को। फाइनली अमेरिका ने रूस से अलास्का को भी खरीद लिया। उसके बाद किंगडम ऑफ हवाई, प्यूर्टो रिको और गुआम पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। आगे चलकर अमेरिका ने स्पेन को 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर देकर फिलीपींस को भी खरीद लिया। लेकिन 1946 में फिलीपींस को अमेरिका से आज़ादी मिल गई। ये अमेरिका का आक्रामक विस्तारवादी नीति ही था, जिसके कारण शुरुआत में उसके पास 13 राज्य थे, जो अभी 50 राज्य हो चुके हैं। अमेरिका 50 राज्यों में तब्दील हो चुका है। फिर आता है 20वीं सदी और शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर की। 1914 में ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच का जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गया। 3 साल के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा और 1 साल के भीतर ही जर्मनी ने हथियार डाल दिए और इस तरह से वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। लेकिन ये युद्ध जहां एक तरफ यूरोप के लिए बर्बादी लेकर आया, अमेरिका के लिए सुपर पावर बनने की शुरुआत हुई। और यहीं से अमेरिका के सुपर पावर बनने की शुरुआत होती है। पहले विश्व युद्ध में यूरोप की ज्यादातर कंपनियां बंद हो गई। यूरोप की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई। यूरोप जहां प्रथम विश्व युद्ध के कारण बर्बाद हो रहा था, वहीं अमेरिका के लिए ये युद्ध गोल्डन चांस साबित हुआ। अमेरिका ने उन सभी मार्केट पर अपना दबदबा बनाना स्टार्ट किया जहां पहले यूरोप का दबदबा था। इससे अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होता चल गया। और एग्जाम्पल है अमेरिका का शेयर मार्केट, जो लगातार 44 महीनों तक बुलंदियां छूता रहा। एक ओर जहां अमेरिका सुपर पावर बनने की होड़ में लगातार आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन रही थी। और दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी जब उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का हमला किया। वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने यूरोपीय देशों को जमकर हथियार बेचा, जिसके कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था स्टेबल बना रहा। और यूरोपीय देशों ने हथियार खरीदने के लिए गोल्ड में भुगतान किया। इसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने तक ज्यादातर सोना अमेरिका के हाथ में आ चुका था। फिर अमेरिका ने सुपर पावर बनने के लिए डॉलर को हथियार बनाया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते दुनिया के तमाम देश तबाह और कंगाल हो चुके थे। और ऐसे में अमेरिका ने अपनी करेंसी को यूज में लिया, जो अभी डॉलर है। पहले दुनिया के सभी मुल्क कारोबार करने के लिए करेंसी की जगह गोल्ड पर भरोसा करते थे। वैश्विक आर्थिक संकट के बीच अमेरिका में न्यू हैम्पशायर शहर में 1944 में 44 देशों के बीच का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 2 बड़े फैसले हुए। पहला ब्रिटेन वुड्स समझौता और दूसरा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बनाना। इस समझौते के दौरान वर्ल्ड बैंक को बनाया गया, IMF को बनाया गया। लेकिन इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण समझौता था ब्रिटेन वुड्स समझौता। इसके तहत डॉलर को गोल्डन करेंसी के रूप में मान्यता दी गई। इस समझौते से पहले दुनिया के तमाम देश गोल्ड को मानक मानते थे। सरकारें अपनी करेंसी सोने की डिमांड और कीमत के आधार पर तय करती थी। लेकिन ब्रिटेन समझौते से ही ये तय हुआ कि अब से अमेरिकी डॉलर ही सभी करेंसी का एक्सचेंज रेट तय करेगा। डॉलर को उस समय इसलिए मान्यता दिया गया था क्योंकि अमेरिका के पास उस समय सबसे ज्यादा सोना था और अमेरिका की करेंसी डॉलर थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 ही शक्तियां आगे उभर कर आई। फर्स्ट था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को पछाड़ के आगे निकलने की होड़ में लगे थे। ऐसे में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1947 से 1991 तक वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसे शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध हथियारों से लड़ा गया युद्ध नहीं था। ये युद्ध व्यापार और उद्योग को बढ़ाने की लड़ाई थी और अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा देशों को जोड़ के रखने की लड़ाई थी। और इस तरह से दुनिया के ज्यादातर देश 2 हिस्सों में बंटने लगे थे। कोई अमेरिका के साथ था तो कोई सोवियत संघ के। इस युद्ध में अमेरिका ने आगे निकलने के लिए साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने सोवियत संघ में शामिल देशों की सरकारों के तख्तापलट करने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए अमेरिका ने साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाए। कभी विपक्षी दलों का समर्थन करके तो कभी आतंकी गुटों को फंडिंग तक करके उसने उन देशों में बगावत करना शुरू करा दी। उस पर कुछ देशों को राष्ट्र प्रमुख का कत्ल करवाकर वहां अराजकता फैलाने का आरोप लगा। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने अपनी मिलिट्री पर बेहिसाब पैसा खर्च किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान, चिली, अर्जेंटीना, ईरान, ब्राजील देशों के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी की। एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी के नाम पे युद्ध को जस्टिफाई करता रहा कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन दूसरी ओर
अमेरिका ने तानाशाहों की मदद से लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ के फेंकता रहा। अमेरिका ने सोवियत संघ को पीछे छोड़ने के लिए नाटो का भी गठन किया। अमेरिका ने उस वक्त यूरोपीय देशों के साथ नाटो का गठन इसलिए किया ताकि यूरोप के पश्चिमी देश सोवियत संघ के साथ न जाए और सोवियत संघ का पश्चिम यूरोप में विस्तार ना हो, और अगर किसी तरह से कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो सारे देश मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है और आपस में सामूहिक सुरक्षा भी प्रदान हो। नाटो बेसिकली एक सेना का संगठन है जिसे अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर बनाया था। तो इसे बनाने का अमेरिका का मेन मकसद था सभी देशों को अपने साथ जोड़ के रखना, और नाटो में शामिल किसी भी देश के साथ किसी भी तरह का कोई युद्ध होता है तो नाटो की सेना उस देश को संरक्षण देगा। वर्ल्ड वॉर 1991 तक चला। उसके बाद सोवियत संघ टूट के बिखर गया और पूरी दुनिया में एक ही सुपर पावर बचा, वो था अमेरिका। दुनिया के बाकी देशों की तरह भी कभी अमेरिका इकोनॉमिक खेती पर निर्भर था। अमेरिका पर जब ब्रिटेन का राज था तब उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ना शुरू हुआ। ब्रिटेन ने यहाँ फैक्ट्रियां खड़ी की और इस तरह से अमेरिका में बना सामान बाकी दुनिया के देशों में जाना शुरू हुआ। इसके कारण अमेरिका का शहरीकरण बढ़ने लगा। 1860 तक अमेरिका के गांव में रहने वाला बड़ा हिस्सा शहर में बदल गया। गांव के 50% आबादी को शहर मिल गया। 19वीं सदी से ही अमेरिका में फैक्ट्रियां और कारखाने खुलने लगे। 1920 आते आते अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 40% हिस्सा सिर्फ रक्षा क्षेत्र में लगाया। 1946 से 1973 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था 4% की दर से बढ़ा। हालांकि 21वीं सदी अमेरिका के लिए परेशानी भरा रहा। 2008 में मंदी के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचा, जिसके कारण 2009 में अमेरिका की जीडीपी में गिरावट आया। 4 दशक में अमेरिका की जीडीपी में सिर्फ 2 बार ही गिरावट आई है। फर्स्ट बार 2008 में और दूसरा 2020 में कोविड के समय। आज डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बन चुकी है। वर्ल्ड में 90% कारोबार डॉलर में ही हो रहे हैं। वर्ल्ड में 40% तक कर्ज अमेरिकी डॉलर में ही दिए जा रहे हैं, और ऐसे में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2023 में अमेरिका की जीडीपी 25 ट्रिलियन से भी क्रॉस कर चुका है। वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी 24% है। अमेरिका में आज 3 करोड़ से ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्री है। दुनिया की 2000 ताकतवर कंपनियों में से करीबन 30% कंपनियां अमेरिका में है। 2022 के फोर्ब्स की लिस्ट में 2000 कंपनियों में से 590 अमेरिकी कंपनियां थी। फोर्ब्स की इस लिस्ट में टॉप 20 कंपनियों में से 11 कंपनियां अमेरिकन कंपनियां थी, और इसके बाद दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर की लिस्ट में सारे अमेरिकन ही है। 2022 के फोर्ब्स की लिस्ट में 735 बिलियनियर अमेरिकन थे और इनके पास 4.7 ट्रिलियन डॉलर का नेटवर्क था। आज अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट की बात करें तो उसकी सेना में कुल 21.22 लाख से ज्यादा जवान हैं, जिसमें 13.28 लाख जवान एक्टिव हैं। अमेरिका के सैनिक पूरी दुनिया भर में हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा है कि अभी 2023 में दुनिया के 160 देशों में अमेरिकी सेना तैनात है। उसके बाद अमेरिका हथियार और रक्षा उपकरण भी दुनिया भर में सेल करता है। अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में उसने 205 अरब डॉलर का हथियार और रक्षा उपकरण बेचे हैं, जो 2021 के कंपैरिजन में 50% ज्यादा था। उसके बाद अमेरिका किसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा किसी न किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता रहता है। ऐसे तो कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, उस देश से व्यापार करना बंद कर सकता है, लेकिन भैया अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है तो देश लगभग 5 सालों में घुटने पर आ जाता है। इसके अलावा अमेरिका चाहे तो किसी भी देश को डॉलर में कारोबार करने से भी रोक सकता है, और इसका असर सिर्फ उस देश पर ही नहीं पड़ता है बल्कि उसके साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी पड़ता है, क्योंकि प्रतिबंध लगे देश के साथ डॉलर में कारोबार करने पर अमेरिका उस देश पर भी जुर्माना लगा सकता है। लेकिन जानने वाला बात यह है कि जब अमेरिका किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है तो वो देश अमेरिका की इस प्रतिबंध को मानता क्यों है, इसे फॉलो क्यों करता है? तो भैया इसकी सबसे बड़ी वजह है व्यापार। वर्ल्ड के ज्यादातर देश काफी हद तक अमेरिका पर डिपेंडेंट है। इसकी 4 वजह है। फर्स्ट, दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका के साथ कारोबार करते हैं। दूसरी वजह है तेल। सऊदी अरब, कुवैत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात को, ये तीनों देश अमेरिका के खास है। अमेरिका को इन तीनों देशों का संरक्षण प्राप्त है। यही तीनों देश अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा तेल बेचता है, और ऐसे में अगर कोई अमेरिका से पंगा लेता है तो अमेरिका इन देशों से आपको तेल देने से रोक सकता है। तीसरी वजह है वर्ल्ड बैंक और IMF। इन दोनों संगठनों पर अमेरिका का दबदबा है और दुनिया के ज्यादातर देशों को
वर्ल्ड बैंक और IMF से ही कर्ज मिलता है। और ऐसे में अगर आप अमेरिका से पंगा लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक और IMF आपको फंडिंग देंगे नहीं, और अगर फंडिंग मिल भी जाए तो इंटरेस्ट उसका ज़्यादा होता है। चौथी वजह है नाटो, जिसके जरिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों में अपनी सेना को तैनात करके रखा है। एक तरफ से नाटो के जरिए अमेरिका यूरोपीय देशों को सुरक्षा भी दे रहा है और उनके साथ व्यापार भी कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया के बाकी देशों को अमेरिका के प्रतिबंध को मानना मजबूरी बन जाता है। अगर कोई उससे पंगा लेता है तो इंटरनेशनल लेवल में वो व्यापार भी नहीं कर पाता है, उस देश के साथ कोई व्यापार करना भी नहीं चाहता है। तो भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।